हम उदासीनता वक्र विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत। तो अब हम बात करें प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो इसका अर्थ समझिए कि क्या है होती है, फिर परिभाषित करने का प्रयास करें। देखिए, प्रतिस्थापन, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को हम काम में लें तो भाई किसी वस्तु का अगर ज़्यादा इकाइयाँ हम काम में लेंगे तो उसके बदले में दूसरी वस्तु छोड़नी पड़ेगी। तो जिस दर पर वो छोड़ी जाती है उस दर को ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अगर हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर यह बताती है कि यदि किसी उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हों तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस दर पर त्यागने को या छोड़ने को तैयार होता है, जिससे कि, अब देखिए कंडीशनल है, जिससे कि उसकी कुल संतुष्टि या कुल उपयोगिता का स्तर समान बना रहे। अगर वो छोड़ेगा नहीं तो उपयोगिता का स्तर बदल जाएगा। ये आपको पता है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण का जब हमने क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन किया है तो वहाँ मान्यताओं में शामिल थी कि उपभोक्ता अधिक वस्तुओं से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। और आगे जाके हम जब उदासीनता वक्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तब भी इस बात को और अच्छे से देखेंगे। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में एक सामान्य समझ आपकी बन गई होगी। अब क्या होती है थोड़ा सा और इसको विस्तार से देखें। मान लीजिए वस्तु x और वस्तु y दो वस्तुएं हैं, ये संयोग है। उसी उदाहरण को जो हमने अभी उदासीनता वक्र बनाने के लिए जो उदासीनता अनुसूची हमने बनाई थी, या उदासीनता वक्र बनाने के लिए जो अनुसूची शेड्यूल या सारणी काम में ली थी, उसी को हम यहाँ काम में ले रहे हैं। एक संयोग है ए। ए संयोग पर उपभोक्ता एक इकाई x की और 12 इकाई y की उपभोग करता है, ये उसे प्राप्त होती हैं। बी संयोग पर 2 इकाई x की और 8 इकाई y की प्राप्त करता है या उपभोग करता है, और दोनों संयोगों से उसे समान संतुष्टि मिलती है। ध्यान रहे, उसकी संतुष्टि का स्तर दोनों संयोगों पर बराबर है। कारण क्या है कि एक इकाई x की उसने बढ़ाई तो बदले में y को छोड़ा है ना, उसने 12 की जगह 8 पे आ गया। इसी तरह सी संयोग है जिस पर 3 इकाई x की और 5 इकाई y का उपभोग कर रहा है। डी संयोग पर 4 इकाई x की और 3 इकाई y, और इस संयोग पर 5 इकाई x की और 2 इकाई y की उपभोग करता है। ये उसे उपभोग के लिए प्राप्त है। और इन सभी संयोगों पर उपभोक्ता की संतुष्टि है या उपयोगिता का स्तर है वो समान रहता है। तो इन संयोगों से बनाया हमने एक उदासीनता वक्र IC इंडिफरेंस का। ठीक है, वस्तु x और वस्तु y अक्ष पर लिया है। अब देखिए, यहाँ उपभोक्ता 1 से 2 इकाई x की यानी एक अधिक इकाई x की जब उपभोग करता है तो इसके बदले में y की कितनी इकाइयाँ छोड़ रहा है? 12 की बजाय 8 आ गया, तो 4 इकाई छोड़ी उसने। मतलब एक अधिक इकाई x की उपभोग करने के लिए 4 इकाई y की छोड़ने को तैयार है, तत्पर है, छोड़ रहा है। इसी तरह से अगले संयोग पे जाइए, एक और अधिक इकाई की उपभोग अगर x की एक और अधिक इकाई का उपभोग करेगा तो उसके लिए वस्तु y की वो 3 इकाई छोड़ने को तैयार है। और इसी तरह से जैसे जैसे वस्तु x का उपभोग बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे वस्तु y की पहले से कम जो है मात्रा को छोड़ने को तत्पर है, तैयार है, ये छोड़ता है। तभी तो संतुष्टि के स्तर समान रहेगा उसका। अब देखिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, दो वस्तुएं हैं, x में परिवर्तन के कारण, x की एक अतिरिक्त इकाई के कारण अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा। तो डेल्टा y में परिवर्तन डेल्टा y, तो डेल्टा y बटा डेल्टा x
प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। अब देखिए यहाँ तो आएगा ही नहीं कुछ भी, भाई पहले संयोग पे तो कुछ भी नहीं आएगा। ए संयोग से बी संयोग पर वो जाता है, तो क्या हो रहा है देखिए, हम इसको सारणी से भी दिखाएं और वक्र से भी दिखाएंगे। सारणी के माध्यम से अगर हम बताएं ए संयोग से बी संयोग पर जाने पर x में परिवर्तन तो 2 - 1 बराबर 1, यानी एक अतिरिक्त इकाई x की, लेकिन y में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल y 12 - 8। देखिए ऋणात्मक होती है लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है, 8 - 12 आप करेंगे तो -4 होगा। कारण क्या है कि ये घटती हुई है, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए 12 - 8, 4 इकाई y की छोड़ने को तैयार है, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4:1 या 4 के बराबर है। भाई 4/1 बराबर 4। B से C पर अगर वो जाता है तो प्रतिस्थापन देखिए, फिर B से C पर जाने पर x की एक अधिक इकाई के लिए y छोड़ता तो है, लेकिन पहले से कम। पहले से कम मतलब पहले 4 छोड़ी तो अब 3 ही छोड़ रहा है। 3:1 या 3 होगा प्रतिस्थापन की सीमांत। और अगर C से D पर वो जाता है तो एक अतिरिक्त इकाई के लिए अब और भी कम छोड़ने को तैयार है y, 2:1 के रूप में आया प्रतिस्थापन की सीमांत। और भी आगे अगर उसे वो जाता है, यानी ई संयोग पर जाता है, तो फिर वहाँ एक और x प्राप्त करने के लिए, x की एक अधिक इकाई पाने के लिए y वस्तु की जो मात्रा है वो त्यागने को तैयार है। देखिए 3 - 2 है, मतलब एक ही इकाई छोड़ रहा है आप, 1:1। एक x आप ज़्यादा लेंगे, ठीक है, एक y आप उपभोक्ता y की एक इकाई छोड़ देगा। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में देखिए आप, लगातार घट रही है ना। अब इधर आ जाइए डायग्राम पे, इसी बात को देखिए, भाषा रूप में, सारणी के रूप में या गणित के रूप में आप कह लो। अब इसको हम डायग्राम के रूप में देखते हैं। x अक्ष पर x वस्तु, y अक्ष पर y वस्तु, उदासीन इन दोनों वस्तु के विभिन्न संयोगों से एक वक्र बनाए, ABCD संयोग से IC इंडिफरेंस कर्व। अब बाकी सब बिंदु तो हम नहीं ले रहे, 2 बिंदु ही ले रहे हैं। एक A बिंदु उदासीनता वक्र पर लिया हमने, और एक B बिंदु लिया। दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है। इस उदासीनता वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान है। ध्यान रखना, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, कितने भी बिंदु ले लो आप, विभिन्न बिंदुओं का ही तो बिंदु पथ है, ठीक है। अब बिंदु A से जब वो B पर आता है तो क्या फर्क पड़ रहा है। A से B पर आने के लिए देखिए, उसने डेल्टा y के बराबर y छोड़ी, y वस्तु का उपभोग घटाएगा वो, और x का उपभोग बढ़ाएगा डेल्टा x के बराबर। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब अगर दो वस्तुएं x और y के रूप में हैं तो आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं प्रतिस्थापन सीमांत दर को, और ऐसे लिखेंगे हम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, इसे हम कहते हैं x फॉर y। वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y। ये क्या होती है, वस्तु y की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई के बदले त्यागने या छोड़ने को तत्पर है, तैयार है। जिससे आगे चलिए, मगर इसके बात पूरी नहीं हुई, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर समान बना रहता है, उसकी उपयोगिता का स्तर समान बना रहता है। इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान होती है, घटती हुई होती है, जैसा मैंने आपको बताया 4, 3, 2, 1। तो प्रतिस्थापन के ह्रासमान सीमांत दर का एक नियम है, इस नियम को मैं आपको दिखाऊं। देखिए, प्रतिस्थापन के ह्रासमान सीमांत दर का नियम या सिद्धांत, द
प्रिंसिपल ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के विषय में महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग किया जाए तो उपभोक्ता इसे प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की घटती हुई मात्रा ही त्यागने को तैयार होगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़े, किसी एक वस्तु, जैसे हमने पिछले उदाहरण में एक्स वस्तु की बात कही थी, जैसे जैसे वस्तु एक्स की मात्रा बढ़ेगी, इसके लिए उपभोक्ता की उस वस्तु के लिए इच्छा कम प्रबल होती जाएगी, हैं? अर्थशास्त्र की पारिभाषिक भाषा में हम कहेंगे कि ज्यों-ज्यों आमों की मात्रा, अगर आम और सेब की बारे में का उदाहरण लेते हुए एक्स और वाई की जगह ये बात कहना चाह रहे हैं कि ज्यों-ज्यों आमों की मात्रा उपभोक्ता के पास बढ़ेगी और दूसरी वस्तु जैसे सेबों की मात्रा उसके पास घटेगी, तो आमों की सेबों के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर कम होती चली जाएगी। जो हमने उदासीनता अनुसूची जो काम में ली है पहले, उसकी व्याख्या में बात स्पष्ट हो गई है। उपभोक्ता के इस व्यवहार या इस मनोवृत्ति को अर्थशास्त्र में प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का सिद्धांत लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मार्शल द्वारा प्रस्तुत मांग के उपयोगिता विश्लेषण में जिस विचार को ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्यक्त करता है, उसी विचार को ही हिक्स द्वारा प्रस्तुत उदासीनता वक्र विश्लेषण में यह प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का नियम स्पष्ट करता है। मार्शल के नियम में उपयोगिता संबंधी जो गलतियां थी, उनसे हिक्स का ये नियम स्वतंत्र है, मुक्त है। ठीक है, अब देखिए क्या है। यहाँ देखिएगा, जो हमारा पिछला डायग्राम था जिसमें हमने एक अनुसूची लेकर उदासीनता वक्र बनाया और प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाया था, यहाँ उसको और अच्छे तरीके से इस डायग्राम में दिया है। एक्स एक्स पर एक्स वस्तु, वाई एक्स पर वाई वस्तु, ये उदासीनता वक्र है। इस पर बहुत सारे संयोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये संयोग हैं। ये सभी संयोग उपभोक्ता को समान रूप से वांछनीय, समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। इनको समान पसंद करता है, इनको लेकर उसका अधिमान है, जो प्रेफरेंस है, वो सभी को लेकर समान है। तो इन संयोगों को लेकर उपभोक्ता तटस्थ है, उदासीन है। अब आप गौर कीजिए बिंदु ए से बी पर, यहाँ जो एक अधिक इकाई x की लेगा वो डेल्टा x ए की है ना, ये भी एक अधिक इकाई, ये भी एक अधिक इकाई। ये ध्यान रखना, ये डेल्टा x है जो सभी में बराबर है, क्योंकि x की एक अधिक इकाई पाने के लिए उपभोक्ता जब वो a से b बिंदु पर आता है तो y की जो मात्रा वो छोड़ता है वो डेल्टा y1 है। अब आप देखो b से c बिंदु पर जाता है जो उपभोक्ता, तो y की मात्रा जो छोड़ रहा है ये डेल्टा y2 है, और c से d पर जा रहा है डेल y3 है, और इसी तरह से जो e से f पर जाता है डेल्टा y5 है। अब आप देख रहे हैं x तो बराबर है एक 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 एक, लेकिन y में बदलाव ये सबसे ज़्यादा है a से b बिंदु पर, फिर b से c पर आता है तो ये कम है, और ये c से d पर आता है तो ये और भी कम है, और जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे कम होता जाता है। तो प्रतिस्थापन सीमांत दर क्या है? डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। अब डेल्टा y1 बटा डेल्टा एक्स ऐसे भी बिंदु पर, तो इसका मान कम होगा और वो ज़्यादा होगा, और इसका जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे घटता जाएगा। अनुपात डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है जो घटता जाएगा। ये ह्रासमान है, घटता जाएगा, यही तो है ह्रासमान, घटती हुई है। प्रतिस्थापन की सीमांत भाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, यानी एक अतिरिक्त इकाई एक्स के लिए वाई की छोड़ी गई मात्रा लगातार घट रही है जैसे जैसे हम ए से एफ की तरफ जा रहे हैं।
जब लगातार घट रही है तो ये ह्रासमान है। यही तो बात कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान है। इसको आप चाहो तो, अब कोई अगर गणित का विद्यार्थी है और विशेष रूप से इच्छुक है तो वो सीधा भी निकाल सकता है। वस्तु x को x अक्ष पर, वस्तु y को y अक्ष पर लिया है। अब देखिए किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर अब ढाल निकाल लें। ढाल निकालने के लिए स्पर्श रेखा खींची। इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, tan थीटा का मान होगा, वही वक्र पर ढाल होगा। इसका वक्र का ढाल होगा इस बिंदु पर OG बटा OH, लंबट आधार होता है, ध्यान रहे, OG बटा OH। इस बिंदु से इस बिंदु पर आएंगे तो ढाल कम होगा, देख लेना निश्चित रूप से। OK बटा OL हो जाएगा। और Q से R पर जब जाएंगे तो OM बटा ON के बराबर ढाल होगा। ढाल लगातार घट रहा है उदासीनता वक्र का, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार घट रही। भाई प्रतिस्थापन की सीमांत दर दरअसल है क्या? उदासीनता वक्र का ढाल है। तो यही बात हम कह रहे थे। तो प्रतिस्थापन के ह्रासमान सीमांत दर का नियम क्या है? प्रतिस्थापन के ह्रासमान सीमांत दर के नियम को इन दोनों इनमें रेखा चित्रों में दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता उदासीनता वक्र के बिंदु A से B तक आता है तो वस्तु x की डेल्टा x मात्रा प्राप्त करने के लिए y वस्तु की डेल्टा y1 मात्रा त्यागता है, और वो ऐसे करने से उपभोक्ता की संतुष्टि में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x पर y जो है डेल्टा y1 बटा डेल्टा x के बराबर है। परंतु जब उपभोक्ता उदासीनता वक्र पर और नीचे की तरफ सरकता है तो डेल्टा y की मात्रा उत्तरोत्तर लगातार घटती जाती है, जबकि वो x वस्तु की मात्रा जो है वो तो स्थिर है, क्योंकि डेल्टा x है जो 1 के बराबर है, एक अतिरिक्त इकाई की बात है। तो इस डायग्राम में जब हमने देखते हैं तो डेल्टा y2 की मात्रा डेल्टा y1 की अपेक्षा कम है, डेल्टा y3 की मात्रा डेल्टा y2 से, और इसी तरह से डेल y4 की मात्रा डेल्टा y3 से कम है। इसका अर्थ यह है कि जब उपभोक्ता के पास वस्तु x की मात्रा में वृद्धि हो रही है और वस्तु y की मात्रा लगातार घट रही है, तो उपभोक्ता वस्तु x की एक निश्चित मात्रा के बदले में वस्तु y की लगातार उत्तरोत्तर कम मात्रा त्यागने को या छोड़ने को इच्छुक होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, घटती जाती है जब उपभोक्ता के पास वस्तु x की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी बात को हम जो है स्पर्श रेखाओं के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, इस बात को दूसरे डायग्राम में हमने दर्शाया है। पूरी डिटेल आपके यहाँ लिखी हुई है। देखिए दरअसल क्या है कि उदासीनता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचकर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जानी जा सकती है। उदासीनता वक्र के किसी बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर उस बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल के बराबर होगी। ठीक है, और इसलिए कोण के टेंजेंट का मान या टेन थीटा का मान ज्ञात करके जो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताई जा सकती है। वह आपको हमने दिखाया ही था अभी कि उदासीनता वक्र पर P, Q और R बिंदुओं पर जो हमने स्पर्श रेखाएं देखिए खींची हैं, ये देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा GH, Q पर KL और R पर MN स्पर्श करती हुई एक रेखा है, स्पर्श रेखा खींची है हमने। तो देखिए यही बात कही जा रही है। आप कुछ चीज़ें हैं समझाने का तो मैंने समझा दिया, अब सारी चीज़ें तो मैं लिख के आपको कहाँ से दे पाऊँगा, जितना संभव हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। PQR बिंदुओं पर क्रमशः GH, KL और MN स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखा GH की ढाल OG बटा OH लंबटा आधार के समान है। त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज की लंब और त्रिभुज का आधार का अनुपात है जो tan थीटा होता है। अतः बिंदु P पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर OG बाई OH के समान है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन की सीमांत दर बिंदु Q पर OK बटा OL के बराबर है और R पर OM बटा ON के बराबर है। और ये बहुत साफ दिख रहा है कि OK बाई OL OG बाई OH की अपेक्षा कम है।
ये आपको मैंने बस दिखाई दिया वहाँ। ठीक है। अब ये है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्यों घटती है, बस इसके बारे में थोड़ी सी मैं और बात आपको बता दूं। बाकी चीज़ें तो ह्रासमान होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि इतना विस्तार से आपसे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बात कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने का कारण ऐसा क्यों होता है कि उपभोक्ता जब उदासीनता वक्र पर नीचे की ओर आता है तो वह वस्तु x की निश्चित मात्रा के बदले में y वस्तु की उत्तरोत्तर कम मात्रा ही त्यागने को तैयार होता है। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के 3 कारण हैं। पहला, एक किसी विशेष वस्तु के लिए इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट की जा सकती है। समझ रहे हैं आप? जिससे जैसा उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है, उसके लिए उसकी इच्छा व आवश्यकता, इंटेंसिटी टू डिजायर, उसकी जो आवश्यकता या इच्छा की तीव्रता घटती जाती है। वस्तु X के लिए उपभोक्ता की इच्छा व आवश्यकता की तीव्रता में कमी के कारण ही वह वस्तु X की प्रत्येक निश्चित वृद्धि के लिए वस्तु Y की उत्तरोत्तर कम मात्रा त्यागने को तैयार होता है। भाई जैसे हमें प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी, हम 2 गिलास पानी पी सकते हैं, 1 गिलास मिला है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त हमारी इच्छा होती है, लेकिन दूसरा गिलास अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम काम चला सकते हैं। मतलब हमारी जो इच्छा थोड़ी सी कम हो गई। 3 गिलास अगर हमारी क्षमता है पीने की तो तीसरा गिलास तक पी पाते हैं, चौथा गिलास तो हम पी नहीं पाएंगे। रोटी के बारे में बात कर लीजिए, बहुत भूख लगी है, एक रोटी मिल जाए किसी भी तरह से, हमारी बहुत प्रबल इच्छा होती है, एक मिल गई, अब दूसरी के लिए इच्छा थोड़ी घट गई, तीसरी के लिए और घट गई। अगर क्षमता 4 रोटी खाने की है तो 4 तो खा सकते हैं, लेकिन 5वीं के लिए तो बिल्कुल नहीं रह गई। तो यही बात कही जा रही है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अब रोटी के बदले मुद्रा दे रहे हैं हम, तो वैसे वैसे अब 5वीं रोटी के लिए तो हम कोई पैसा देने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें भूख ही नहीं है। यही बात कही जा रही। तो जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु के लिए, चूँकि एक वस्तु को जो आवश्यकता है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसे में इंटेंसिटी टू डिजायर है वो लगातार घटती जाती है। अब शुरू में जब उपभोक्ता के पास वही वस्तु की मात्रा बहुत अधिक होती है और वस्तु एक्स की मात्रा कम है, तो उपभोक्ता के लिए वही वस्तु का सीमांत महत्व कम होता है और वस्तु एक्स के लिए सीमांत महत्ता व इच्छा अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। एक चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा कारण है कि प्रतिस्थापन सीमा दर घटने का दूसरा जो कारण है, वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, है ना। पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं वस्तुएं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। यदि 2 वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न हों तो उनको एक ही वस्तु माना जा सकता है, माना जाएगा, और इसलिए एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होने से 2 वस्तुओं की सीमांत महत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो। लेकिन चूंकि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, इसलिए जैसे जैसे किसी एक वस्तु का उपभोक्ता बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे उसके बदले छोड़ी जाने वाली वस्तु का जो मात्रा है वो लगातार घटती जाती है, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान होती है, ठीक है, अपूर्ण स्थानापन्न होने के कारण। और तीसरी बात यह है कि यदि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि किसी दूसरी वस्तु की संतुष्टि देने की शक्ति को नहीं बढ़ाती है तो ही नियम लागू होगा। अब यदि वस्तु x की मात्रा में वृद्धि से वस्तु y की संतुष्टि देने की शक्ति बढ़ जाए तो वस्तु x की प्रत्येक वृद्धि के लिए वस्तु y की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा त्यागनी होगी ताकि संतुष्टि स्थिर रहे। इस प्रकार प्रतिस्थापन सीमांत दर घटने के बजाय बढ़ जाएगी। खैर, इतना डिटेल में आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उपयोगी तो है लेकिन आवश्यक नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी हो गई कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, अगर 2 वस्तुएं हैं, वस्तु x और वस्तु y, तो वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने के लिए या पाने के लिए y वस्तु की
जो मात्रा छोड़ी जाती है उसे हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। क्यों? जिससे कि उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर या उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता का स्तर समान रहे। ठीक है, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि एक उदासीनता वक्र पर जब हम विचरण करते हैं, अलग अलग संयोग उसके लेते हैं, तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं नीचे की तरफ आते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, ह्रासमान होती है। जैसे जैसे किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं, वैसे वैसे दूसरी वस्तु जो छोड़ी जा रही है उसकी घटती हुई मात्रा छोड़ने को हम तैयार होते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? इसके दो महत्वपूर्ण कारण तो दो हैं। एक तो ये कि एक किसी वस्तु की किसी एक वस्तु की जो पूर्ण आवश्यकता है उसकी पूर्ण प्राप्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, पूर्ण प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा कारण यह है कि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। जो भी हमारे परिवेश में वस्तुएं हैं पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के रूप में नहीं होती हैं। अगर वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएं तो दो वस्तुएं होंगी नहीं, वो एक वस्तु हो जाएगी। ये इसका कारण है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।